हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल में। आज 30 अप्रैल और 30 अप्रैल संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो उनको मिल सके, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा @चैंपियंस ऑफ जीए। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के लिए एक दुखी खबर है कि इरफान खान मशहूर फिल्म अभिनेता, इनका देहांत 29 अप्रैल को हो गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और जाने माने एक्टर थे ये। अपनी अदाकारी से अपने जीवंत किरदार को जो है वो निभाते थे और इनकी एक्टिंग की दुनिया में एक अलग ही नाम था, ठीक है, इरफान खान का। तो इनका हाल ही में कैंसर के चलते देहांत हो गया है और इन्हें न्यूरो एंडोक्राइन नाम का एक कैंसर था, और इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। 2018 में फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, और 2008 में इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए मिला था फिल्म लाइफ इन मेट्रो के लिए, और 2004 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था हासिल फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के लिए, और 2011 में इन्हें नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनके 2 टीवी धारावाहिक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी वो। एक 1994 में द ग्रेट मराठा, जिसमें इन्होंने नजीबुद्दौला रोहिल्ला सरदार का किरदार निभाया था, और 1992 में चाणक्य धारावाहिक आया था जिसमें इन्होंने सेनापति भद्रसाल का रोल किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण एक्टर थे इरफान खान, इनकी कमी हमें बिल्कुल खलेगी, और संपूर्ण जो बॉलीवुड जगत है उसमें शोक की लहर है। और इन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड जबकि हॉलीवुड में भी द स्लमडॉग मिलियनेयर है, द लाइफ ऑफ पाई है, बहुत सारी फिल्मों में जो अभिनय किया था। तो काफ़ी इन्हें याद किया जाएगा इरफान खान को। इनका कैंसर के चलते जो है बहुत कम उम्र में ही इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, एक मशहूर फिल्म अभिनेता थे। आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इरफान खान जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये फिल्म अभिनेता थे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। मैं रिवीजन करवा देता हूं फटाफट, उसके बाद हम 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पहला प्रश्न था कल का हमारा, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव हाल ही में किसे बनाया है? तो ये तरुण बजाज को बनाया है। काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति है ये, आर्थिक मामलों का नया सचिव। दूसरा प्रश्न था, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव हाल ही में किसे बनाया है? ये नियुक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस से और भारत भी जो है कोविड-19 से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों पर वापस पटरी पर लाने का काम किया जाना है। तो AK शर्मा इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अब रहेगा। केंद्र सरकार ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो ये राजेश वर्मा को बनाया है। चौथा प्रश्न पूछा था आपसे कि स्वास्थ्य सचिव जो थी प्रीति सूदन, उनका अभी रिटायरमेंट होने वाला था 30 अप्रैल को, तो उनका केंद्र सरकार ने कार्य विस्तार बढ़ा दिया। कितने समय के लिए? तो ये 3 महीने के लिए बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो ये सुधांशु पांडे को बनाया है। किस स्पेस कंपनी के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के अंदर अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं? तो ये नासा की स्पेस कंपनी है। इसके अलावा नासा जो कि अमेरिका की एक स्पेस कंपनी, इन्होंने एक हाई वेंटिलेटर का निर्माण भी किया है। उस हाई वेंटिलेटर का नाम है वीटल, ये भी आप याद रखिएगा। किस राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है? एक्चुअली ये मास्क बनाने की योजना है। तो जो घरेलू महिलाएं हैं जो सिलाई का काम जानती है वह घर बैठे मास्क का निर्माण कर सकती है। इससे उन्हें आय का स्रोत भी प्राप्त होगा। तो जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पढ़ाई के लिए एक पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, पेरेंट ऐप, ये भी आप याद रखिएगा। इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 24 से 30 अप्रैल के मध्य में, यानी कि अभी चल ही रहा है वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे, ये भी आप याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में महिला क्रिकेटर सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह किस देश की है? तो यह पाकिस्तान की है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 अप्रैल को। एक और डे जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। पूरे विश्व में 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, क्योंकि 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल की एक घटना हुई थी, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। और चेरनोबिल कहाँ पर है? यूक्रेन में है, ठीक है।
तो पूरे विश्व में जो है 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। चेरनोबिल एक घटना हुई थी परमाणु विस्फोट की, ये यूक्रेन के अंदर पड़ता है, तो याद रखिएगा। फसल लॉगिंग की विधि क्या है, ये स्टैटिक जीके का हमारा क्वेश्चन था। तो फसल लॉगिंग की विधि है फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण करना। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पौधे में किसी तत्व की कमी है तो उसका एनालिसिस किया जाता है और उसकी पूर्ति मिट्टी के अंदर कर दी जाती है और उस पौधे को अच्छे से तैयार किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फसल लॉगिंग। अगला प्रश्न था धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो इसको हम बोलते हैं मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम करंट डे के क्वेश्चन, यानी कि 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कर्ज बोझ से जूझ रही रिलायंस कैपिटल के 6.43% हिस्सेदारी किसने खरीदी है, यानी कि 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी रिलायंस कैपिटल के किसने खरीदी है, तो ये HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने परचेस की है। HDFC का मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो प्रबंध निर्देशक है वर्तमान में, उनका नाम है आदित्य पुरी। तो कर्ज बोझ से कंपनी जूझ रही थी रिलायंस कैपिटल, और इसके जो मालिक है वो है अनिल अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के भाई है। तो HDFC ने रिलायंस कैपिटल के अंदर 6.43% हिस्सेदारी जो है परचेस कर ली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केयर रेटिंग के हिसाब से भारत के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो केयर रेटिंग, जिसके अभी हाल ही में MD और CEO बने हैं अजय महाजन, तो केयर रेटिंग कंपनी एक रेटिंग कंपनी है। तो इन्होंने भारत का जो GDP है उसमें 1.1% की वृद्धि जो है वो दर्ज की है। इसके अलावा फिंच ने भारत में 1.8% की वृद्धि बताई है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। सभी रेटिंग्स कंपनियों ने भारत की जो वृद्धि दर है वो कम करी है। भारत की नहीं, पूरे विश्व की जो है अलग अलग देशों की वृद्धि दर जो इस बार कमी रहेगी, क्योंकि पूरा विश्व जो इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। तो केयर रेटिंग के हिसाब से भारत 2020-21 में वृद्धि करेगा 1.1%। ये भारत की इस साल की GDP रहेगी केयर रेटिंग के हिसाब से। फिंच के हिसाब से पूछे तो वह रहेगी 1.8%। तीसरा प्रश्न है, फेसबुक में ग्रुप वीडियो चैट के लिए कौन सा नया फीचर हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो अगर आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, ग्रुप चैटिंग करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। मैसेंजर रूम नाम का एक नया ऑप्शन फेसबुक में ग्रुप वीडियो चैट में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है और फेसबुक के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है मार्क जकरबर्ग। तो आप ये भी याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, ये कोरोना 19 से संबंधित एक रोबोट बनाया गया है, जिस रोबोट का नाम है कर्मी बोट। ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है केरल सरकार के द्वारा। आप सभी लोगों को पता होगा कि हर राज्य जो है अपने अपने स्तर से नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो कर्मी बोट ये पेशेंट और डॉक्टरों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया गया है कि डॉक्टर और जो भी स्टाफ है, स्टाफ नर्स है, वार्ड बॉयज वगैरह जो भी है, वह ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में कोरोना पेशेंट के नहीं आए, इसलिए कर्मी बोर्ड बनाया गया है, केरल की सरकार के द्वारा बनाया गया। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का होगा कर्मी बोर्ड। इसकी कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। केरल का जो एर्नाकुलम स्थित मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर कोविड-19 पेशेंट की सेवा करने के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया गया है। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के जो आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ पर जो मरीज रखे गए हैं उनकी सहायता के लिए किया जाएगा। यह रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन प्रति 1 सेकेंड की मीटर की अधिकतम गति के साथ लाने ले जाने में सक्षम होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यहाँ के जो CM हैं वो है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मैं आपको इनका केरल का इन्वेंशन बता देता हूँ। केरल ने एक सर्च इंजन बनाया है कोविड-19 की जानकारी के लिए, इसका नाम है विलोकना सर्च इंजन। अगर आप कोविड-19 से कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो विलोकना सर्च इंजन पर आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। विलोकना एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है खोजना। तो अगर आप कोरोना 19 से संबंधित कुछ बातें खोजना चाहते हैं तो आप विलोकना सर्च इंजन पर जाकर के खोज सकते हैं। तो ये केरल का एक IITM कॉलेज है, उनके शोधकर्ता और यानी कि उनके स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है IITM के विलोकना सर्च इंजन। ये भी केरल के द्वारा ही बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देश का कोयला उत्पादन का लक्ष्य कुल कितना रखा गया है। तो ये रखा गया है 710 मिलियन टन। ठीक है, यानी कि 2020-21 में हमें
कितने कोयले की आवश्यकता होगी? 710 मिलियन टन की। इतना लक्ष्य जो है भारत के कोयला मंत्रालय के द्वारा रखा गया है। और भारत के जो वर्तमान में कोयला मंत्री है उनका नाम है प्रहलाद जोशी। और ये धारवाड़ जो कि कर्नाटक में आता है, वहाँ से लोकसभा सांसद है। धारवाड़ कर्नाटक, ये इनका संसदीय क्षेत्र है। आप जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं उनके संसदीय क्षेत्र भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आजकल जो है पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कितना रखा है 2020-21 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार ने? ये रखा है 710 मिलियन टन। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने कोड फार्मा नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन से संबंधित चीज़ें। तो इस राज्य के नागरिकों को अगर सर्दी, बुखार, खांसी, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है और अगर वो मेडिकल से दवाई वगैरह परचेस करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें मेडिकल स्टोर वालों को पूरा पेशेंट की इन्फॉर्मेशन और कौन सी दवाई वो बेच रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन जो है इस ऐप पर डाउनलोड करना जरूरी होगी, कोड फार्मा के ऊपर अपलोड करना पड़ेगी। तो ये किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, कोड फार्मा नाम का नया मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ पर जो राज्यपाल है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में कोड फार्मा नाम का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। हेल्प मी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य की सरकार द्वारा हाल ही में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो हेल्प मी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन ये भी कोविड-19 के खिलाफ जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है उसके लिए ही किया गया है। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे किराने का सामान हुआ, जनरल स्टोर्स, मेडिसिन, किसी भी प्रकार की अगर आपको आवश्यकता है सामान की, तो आप हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो भी नज़दीकी रिटेलर है वो होम डिलीवरी जो है सामान की आपके घर पर करेगा। तो ये हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन जो है हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया हरियाणा राज्य के लोगों के लिए। ठीक है। और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। और हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पर राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो हेल्प मी किसके द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा के द्वारा। 8वां प्रश्न है, किस कंपनी ने लेह और नई दिल्ली में एक तो हाइड्रोजन कार और दूसरा बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये कंपनी है NTPC। NTPC ने हाल में 2 जगह, एक तो लेह और लेह से नई दिल्ली, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कार और बस लाएंगे, इसके लिए इन्होंने परियोजना का शुभारंभ किया है। NTPC के वर्तमान में जो MD और CEO है उनका नाम है गुरदीप सिंह, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और NTPC लिमिटेड की स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1997 को, और ये भारत की एक महारत्न कंपनी है NTPC, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस के चलते जो एक युद्ध अभ्यास है, वायुसेना युद्ध अभ्यास है, इसका नाम है पिच ब्लैक 2020, ये रद्द कर दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वायुसेना प्रमुख है उन्होंने भारत को चिट्ठी लिख करके इसको निरस्त करने के लिए निवेदन किया है। तो पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रद्द कर दिया है। तो ये 2 देशों के बीच में होता है, एक तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये भी आप याद रखिएगा। तो पिच ब्लैक 2020 अब रद्द हो चुका है। इसका अगला संस्करण कब होगा? ये होगा 2022 में। ठीक है। और पहले कब हुआ था? इसके पहले हुआ था 2018 में, यानी कि 2020 का जो है ये कैंसिल हो चुका है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स प्रमुख है जिनका नाम है मैग हुफेल्ड, उन्होंने भारत के जो वायुसेना प्रमुख है यानी कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, उनको पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री उनका नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 4 साल का हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के। ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है उमर अकमल, उन पर 4 साल का, इसको थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, 4 साल तक का क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट, चाहे वनडे हो, T20 हो या फिर टेस्ट मैचेस हो, सभी पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह प्रतिबंध पाकिस्तान भ्रष्टाचार संहिता के 2 नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया है। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान अभी न्यूज़ में एक बार और था, क्योंकि यहाँ की जो क्रिकेट महिला खिलाड़ी है सना मीर, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, सना मीर। और एक और ये नाम याद रखिएगा, उमर अकमल, इन्होंने
भ्रष्टाचार के कारण इनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आप सभी लोग जो है एमपीएससी प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अब जो मैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करूँगा वो एमपी से ही रिलेटेड होंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है 1 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। तब से लेकर हर साल मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस जो 1 नवंबर को हम मनाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मध्य प्रदेश के अंदर दिन मनाए जाते हैं और कुछ वित्तीय वर्ष घोषित किए गए थे, यानी कि स्पेशल वर्ष। ये अगर आपके पास नहीं है तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए आने वाले एग्जाम में। नगरीय निकाय दिवस मध्य प्रदेश में हम मनाते हैं 2 नवंबर को। बेटी बचाओ दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसके अलावा बांस वर्ष मध्य प्रदेश में मनाया गया था 2010 में, महुआ वर्ष 2011 में, ट्रैफिक वर्ष 2011 में, खमेर वर्ष हम हर साल खमेर वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था ऐसा है, तो ये 2012 जो है खमेर वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसके अलावा लोकसभा दिवस हम हर साल मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को मनाते हैं। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को मनाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण दिवस एमपी में मनाया जाता है 11 मई को, जबकि पूरे विश्व और भारत में मनाया जाता है जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ठीक है, और महुआ दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये जुलाई 2011 से ही मनाया जा रहा है। महुआ दिवस 11 जुलाई को ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस भी 11 जुलाई को मनाया जाता है। विकास दिवस ये 6 अप्रैल को मनाते हैं हम, 2013 से ही मनाया जा रहा है विकास दिवस। सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष किसे घोषित किया गया था? तो 2013 को हम सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में जानते हैं। इसके अलावा बांस दिवस ये 3 जुलाई को। कर्तव्य पर्व हम मनाते हैं 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। अन्न उत्सव हर महीने की 7 तारीख को मनाया जाता है और पर्यटन वर्ष हम मनाते हैं 2015 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ष और तिथि है मध्य प्रदेश की, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे उपनाम से हम किसे जानते हैं? तो ये कुंवर चैन सिंह को हम जानते हैं। इसके अलावा कुछ और भी उपनाम मैं आपको बता देता हूँ। तानसेन को हम संगीत सम्राट के नाम से जानते हैं। कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर नाम से जानते हैं। मनु ये उपनाम है रानी लक्ष्मीबाई का। शहीद हम कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को। इसके अलावा जो पाणिनि है उनको हम व्याकरण का आचार्य के नाम से जानते हैं। और अनिल काकोडकर को मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कहा जाता है। लता मंगेशकर ये जानते हैं आप, इनको हम स्वर सम्राज्ञी के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये मशहूर गीतकारा है, संगीतकारा है, इन्हें आप याद रखिएगा, गायक है एक्चुअली ये। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को हम आधुनिक चाणक्य के नाम से जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। और रानी अवंतीबाई जो है इन्हें रामगढ़ की रानी कहा जाता है। और कुंजीलाल दुबे इन्हें हम मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जानते हैं। और विजया राजे सिंधिया को हम राजमाता के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ उपनाम हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और आज 30 अप्रैल, अब हम कल एक नए महीने का जो है करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि 1 मई का। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स PDF फाइल जो है स्टडी के लिए अवेलेबल रहेगी। मिलते हैं फिर 1 मई के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।